एक बार आगरा के कारोबारी के एक बेटे का अपहरण हो जाता है। उस लड़के को तलाश करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, कड़ी मशक्कत कर रही थी। कई दिन के बाद वो लड़का गाजियाबाद के मुरादनगर थाने के जो एसएचओ होते हैं उस लड़के को बरामद कर लेते हैं और उसे पुलिस को सुपुर्द कर देते हैं, सौंप देते हैं। इसमें जो बदमाश थे वो भी पकड़े जाते हैं और जिस लड़के का अपहरण हुआ था वो भी पकड़े जाते हैं। अब इस खुशी में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस इंस्पेक्टर यानी कि जो मुरादनगर के एसएचओ होते हैं उन्हें 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर देते हैं। अब इसके लिए वो कई बार दफ्तर में चक्कर लगाते हैं लेकिन उन्हें वो पैसे मिलते नहीं हैं। सरकारें कई बदल जाती हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो। अब बाद में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार आ जाती है, लेकिन बताया जाता है कि उस इंस्पेक्टर को पैसे नहीं मिलते। एक बार उसी इंस्पेक्टर की तैनाती उस आगरा में हो जाती है। उस कारोबारी के पास जाते हैं, बड़े खुशी खुशी बताते हैं कि मैंने ही तुम्हारे बेटे को बरामद कराया था। लेकिन उस कारोबारी ने भी उस इंस्पेक्टर को एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा। दरअसल कुछ ऐसा ही होता है इनाम की राशि में, और पुलिस वाले जब काम करते हैं उन्हें थैंक्स कुछ मिलता ही नहीं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में पुलिस वालों को 25,000 रुपए की इनाम की घोषणा कर दी जाती है कि इन्होंने जो अच्छा काम किया है उसके बदले में इन्हें 25,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इस कहानी के बारे में रिसर्च कर रहा था, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था, तो पता चला कि 37 पुलिस वाले इस घटनाक्रम के खुलासे में लगे हुए थे। यदि 37 पुलिस वालों को वो 25,000 रुपए की धनराशि बांटी जाए तो एक पुलिस वाले के हिस्से में 675 रुपए 67 पैसे आएंगे। अब उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन इन पुलिस वालों ने जो 37 के 37 हैं जो घटनाक्रम का खुलासा किया है, उस घटनाक्रम के खुलासे को लेकर अब वाकई उन्हें सैल्यूट करेंगे, कहेंगे कि वाकई पुलिस कभी कभी बहुत अच्छे से काम करती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ की। दरअसल बात कर रहा हूं 12-13 नवंबर की रात लगभग 2 बजे के आसपास। लखनऊ का ही एक थाना लगता है कृष्णा नगर और उसी का एक मोहल्ला लगता है मानस नगर, इंद्रलोक। दरअसल एक घर के ठीक सामने एक कार आके रुकती है और जैसे ही कार आके रुकती है तो उस कार के अंदर एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी सोई हुई थी। वो व्यक्ति कार से निकलता है और सीधा जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो पहले से ही एक कातिल दोनों हाथों में हथियार लिए खड़ा हुआ था। पहली गोली चलाता है, दूसरी चलाता है, तीसरी चलाता है और 5 गोली लगातार वो चलाता रहता है। 5वीं गोली पर उसकी पत्नी की आंखें खुलती हैं और तब तक वो अपनी गाड़ी से निकल के जब बाहर आती है तब तक कातिल वहां से भाग चुका था। उसने देखा कि काली परछाई थी और वो काली परछाई ने 5 गोलियां चलाई, वो भाग गया। और जब उसने अपने पति की तरफ देखा तो पति खून से बुरी तरह से लथपथ था, खून से नहाया हुआ था। अपने ही पति को खून से लथपथ देख उस महिला के होश फाख्ता हो जाते हैं, जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, बताती है कि मेरे पति को किसी ने मार दिया है। हालांकि जब गोली लग रही थी तब उसकी आ की आहा की आवाज निकल रही थी। इसी तरह की आवाजें जो पड़ोस के घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरे में भी आहा की आवाज कैच हो जाती है, उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। अब उस महिला की चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के घर के लोग थे वो भी तुरंत दौड़कर मौके पर आते हैं और वो व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ था, वो भी खून से लथपथ। रात के 2 बजे यानी कि 2:10 के आसपास तभी पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस होती है कृष्णा नगर थाने की। वहां सूचना दी जाती है कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां पर आ जाओ। दीपावली का वो त्योहार था, रात के 2 बजे भी पटाखे छूट रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे और इसी बीच में एक व्यक्ति की गोली मार दी जाती है। वो भी 1-2 नहीं, 5 गोलियां उस पर चलती हैं। पुलिस मौके पर आती है, उस व्यक्ति को उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि देर हो चुकी है और ये इंसान मर चुका है। अब उस व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है कि आखिरकार वो है कौन। तो उसका नाम होता है इंस्पेक्टर सतीश कुमार, जो उत्तर प्रदेश पीएससी के लिए काम करता था, जिसका पद था क्वार्टर मास्टर, जो कि पीएससी 4th बटालियन इलाहाबाद में उसकी पोस्टिंग होती है। लेकिन लखनऊ में और कृष्णानगर थाने में उसकी हत्या हो जाती है। इस पर ये कई सवाल उठने तय थे। अब उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर की हत्या हुई है, ये जाहिर सी बात है मीडिया में, सोशल मीडिया में हड़कंप मच जाता है। अब इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद यहां पर फोरेंसिक टीम हो, अपराध शाखा की टीम हो, सर्विलांस की टीम, कई सारी टीम मौके पर आती हैं और इस जांच पड़ताल में जुट जाती हैं कि आखिरकार इस इंस्पेक्टर की हत्या किसने की है। पत्नी से पूछा जाता है कि क्या बात है, तुम कुछ बता सकती हो इसके बारे में। तो कहती है कि पहले हमने दीपावली के लिए जो पूजा पाठ होती है वो की और उसके बाद यहां से राजाजीपुरम हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हम वहां पर गए थे और रात को जब लौट के आए तो क्योंकि उससे बुखार आ रहा था, उसकी बेटी रात में सफर में सो जाती है। बेटी सोई हुई थी, वो पीछे वाली सीट पर लेटी हुई थी। पति उसका गेट खोलने के लिए गए थे, उन्होंने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं जगाया और इसी बीच में एक के बाद एक गोलियां चल रही थी। जब आखिरी गोली चलती है तब जाकर उसकी आंख खुलती है और वो चीखती चिल्लाती है। अगले ही दिन मीडिया वालों ने जब कैमरा और माइक उसके चेहरे पर लगाया, उससे पूछा गया कि तुम क्या जानती हो, तो उसकी पत्नी ने सीधा सीधा बोला कि मेरे पति के यानी कि इंस्पेक्टर साहब के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं, वो वैश्याओं को घर पे लेके आते हैं। बेटी ने भी अपनी आंखों से देखा है। एक लड़की को तो वो खुद पहचान भी सकती हैं यदि वो लड़की सामने आए। अब पुलिस वाले परेशान थे कि एक इंस्पेक्टर पर इतना गंदा, इतना भद्दा आरोप लग रहा था। किसने हत्या की है, किसने नहीं की है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी जो मृतक होते हैं इंस्पेक्टर साहब, उनके भाई अजीत कुमार,
वो कृष्णानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं। अपराध संख्या 446/2023 और आईपीसी की धारा 302 लगती है। अज्ञात हमलावरों पर यह मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। कौन है हत्यारे, किसने हत्या की है, क्यों की है, कई तरह के सवाल थे। अब सभी लोग ये जानना चाहते थे। 12 तारीख 13 तारीख की रात की ये घटना थी और एक एक दिन करके दिन आगे बढ़ रहे थे। कातिल कौन है, इसका पीछा करने के लिए जब पुलिस ने कोशिश की तो पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं रही थी। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि 5 गोलियां मारी गई हैं। एक गोली हवा में चलती है, 2 गोली पेट में लगती है, 1 गोली गर्दन पर लगती है और चौथी गोली लगती है उसके हाथ पर और इसीलिए उसके हाथों हाथ मौत हो जाती है। इस यहां पर 5 टीमें गठित की जाती हैं। ये गठित करने का मकसद एक ही था, जितनी जल्दी हो सके घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। और आजकल सीसीटीवी पुलिस की बड़ी मदद करते हैं और ऐसे ही पुलिस की मदद की थी एक सीसीटीवी कैमरे ने। दरअसल एक व्यक्ति है जो साइकिल पर सवार था रात के 2-3 बजे के आसपास। अब वो साइकिल पर सवार होने के बाद उसने अपने एक ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिसे हुडी जिसे बोलते हैं, जो पीछे एक कपड़ा आता है चेहरे पे डल जाता है। साथ ही उसने कैप लगाई हुई थी, उसने मास्क पहना हुआ था। साइकिल पर वो मस्त जा रहा था। जब कैमरे की मदद से जब उसका पीछा करना शुरू किया है तो विजयनगर चौकी से पहले ही उसने अपना हुलिया चेंज कर लिया और कुछ आगे चलने के बाद नखास से चरक चौराहे की तरफ वो आगे बढ़ रहा था। तभी उसने अपनी साइकिल को भी छोड़ दिया और अपने हुलिये को पूरी तरह से चेंज कर दिया। यानी कि जो जूते पहने हैं वो बदल दिए उसने जो कपड़े पहने थे वो बदल दिए, मास्क जो पहना था उसे भी हटा दिया, सिर पर कैप लगाई थी उसको भी हटा दिया। अब वो आगे चलने के बाद चरक चौराहे से ई रिक्शा पकड़ता है। ई रिक्शा पकड़ने के बाद 3:20 पर और वो निकल जाता है और ई रिक्शा वाले से कहता है कि भाई चलो। उसको एक जगह बताई जाती है और ई रिक्शा वाला अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर से होता हुआ केसरबाग, डोलीगंज रेजिडेंसी, हनुमंत धाम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, निशांतगंज और बाद में बालू अड्डे पर आकर वो उतर जाता है और यहीं से वो व्यक्ति जो था वो गायब हो जाता है। अब पुलिस वाले उस ई रिक्शे की तलाश में जुट जाते हैं क्योंकि उस व्यक्ति को जो उसे छोड़ने वाला था और देखने वाला था वो एक ही व्यक्ति था, ई रिक्शे वाला। आखिरकार पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद उस ई रिक्शे वाले को पकड़ लेती है, उससे बातचीत करती है, उससे पूछती है कि तुम रात में जो घूम रहे थे तुम्हारे ई रिक्शे में कौन था। वो कहता है कि साहब उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि मुझे यहां बालू अड्डे पर जाकर छोड़ देना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। तभी उससे पूछा गया कि उसका चेहरा कैसा दिखता था, उससे पूछा गया उसकी लंबाई कितनी थी, उसका कद काठी कैसे थे, यानी कि उसका हुलिया कैसा था। अब उस ई रिक्शे वाले ने एक हुलिया बनाया और हुलिया बनाने के बाद जैसे जैसा उसने देखा था वैसे वैसा उसने पुलिस वालों को बताना शुरू कर दिया। अब अगले ही दिन जब दिन निकलता है तो वही कदकाठी, वही व्यक्ति, वही सब कुछ थाने में पुलिस वालों को दिखाई देता है। लेकिन पुलिस वालों ने उसे हाथ डालने से पहले सोचा कि कुछ और जांच कर ली जाए। अब शहर के उस इलाके के लगभग 400 सीसीटीवी कैमरे होते हैं। हर सीसीटीवी कैमरे को तलाश करने के लिए 5 टीमें जो लगाई गई थी उसमें 37 पुलिस वाले होते हैं और 37 पुलिस वाले अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे। आखिरकार कई दिन बीत जाते हैं और 19 नवंबर 2023 को उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और उस व्यक्ति का नाम होता है देवेंद्र कुमार वर्मा। देवेंद्र कुमार वर्मा को जब पकड़ा जाता है, जो कि उसके पिता का नाम होता है तारा चंद वर्मा, उसका मोहल्ला होता है जेपी नारायण नगर और जो कि थाना हजरतगंज लखनऊ का रहने वाला होता है। पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद पूछते हैं कि तुमने हत्या क्यों की, तुम ही कातिल हो। और जैसे ही पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम ही कातिल हो तो उसके होश खराब हो जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो कातिल जरूर है लेकिन पुलिस उस तक पहुंची कैसे, ये समझ में नहीं आया। तभी उससे पुलिस वाले बातचीत करते हैं कि जो भी सच है वो बताओ। फिर वो सच बताने लगता है। वो कहता है कि जिसकी हत्या हुई है वो उसका सगा बहन हुई है, यानी कि जीजा है। अब जब जीजा है तो तुमने उसकी हत्या क्यों की? तो बताता है कि जो उसका बहन हुई है यानी कि सतीश कुमार सिंह इंस्पेक्टर जो है उसके कई अलग अलग महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध होते हैं। वो रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। जब उसकी बहन उससे ये डांटती थी, फटकारती थी तो वो उसकी बहन को बहुत बुरी तरह से पीटता था। उसकी बहन की आंखों से जब आंसू निकलते थे उससे बड़ी तकलीफ होती थी। अपनी बहन को भी उसने कई बार समझाया कि तुमसे छोड़ क्यों नहीं देती, लेकिन बहन कहती थी कि जीना इसी के साथ है और मरना भी इसी के साथ है, इसका साथ नहीं छोड़ना है। एक बेटी भी पैदा हो जाती है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लड़की के मायके तक भी बात पहुंच जाती है। लड़की के मायके वाले जब उसे पुलिस वाले को समझाने की कोशिश किया करते थे तो पुलिस वाला वो उन्हें धमकाया करता था। उन्हें कहता था कि यदि मेरे बीच में किसी ने आने की कोशिश की तो मैं जान से मार दूंगा, यानी कि लड़की को जान से मार देगा, उसके भाई को भी, उसके परिवार के लोगों को भी। तभी बहन और भाई ने, यानी कि जो भाई होता है देवेंद्र कुमार वर्मा, उसकी बहन होती है भावना सिंह, दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और कहा कि ठीक है इसे इंस्पेक्टर को रास्ते से हटा देते हैं, इसको जान से ही मार देते हैं, काम ही खत्म कर देते हैं, ना रहेगा बांस और नहीं बचेगी बांसुरी। इसके लिए देवेंद्र कुमार वर्मा ने एक पुरानी साइकिल खरीदता है और पुरानी साइकिल खरीदने के बाद 4 बाग साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल को खड़ी कर देता है। एक पिस्टल खरीदता है, एक तमंचा खरीदता है और साथ ही 12 नवंबर 2023 की रात 8 बजे जब लोग दिवाली मना रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो इसी बीच में उसने ये अपनी साइकिल उठाता है। उसके बाद साइकिल पर ही अपना रूप बदलकर, हुलिया बदलकर सीधा वहां पहुंच जाता है कृष्णानगर, मानस नगर, इंद्रलोक में।
पहले ही साइकिल खड़ी कर देता है और साइकिल खड़ी करने के बाद काले रंग के उसने कपड़े पहने हुए थे, जाकर इत्मीनान से बैठ जाता है, बैठ इसलिए जाता है क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो जीजा की जो क्रेटा कार है, उस क्रेटा कार के अंदर उसने जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ था और इस बात की किसी को भी कानो कान भनक नहीं थी। इस लड़के को जानकारी थी, देवेंद्र कुमार वर्मा को, कार कहां जाती है कहां नहीं जाती है। उसके पास एक मोबाइल था और मोबाइल में उसकी लोकेशन लगातार आ रही थी और उसे पता था कि कार इस टाइम आने वाली है क्योंकि उसका वो लगातार पीछा कर रहा था अपने मोबाइल से, जीपीएस से। वो इत्मीनान से पहले ही बैठ जाता है और जैसे ही कार आकर रुकती है 2:10 पर, इसी बीच में वो इंस्पेक्टर साहब उतरते हैं अपनी गाड़ी क्रेटा से और उसकी बीवी पीछे सोई हुई थी, बेटी भी उसकी सोई हुई थी। वो जाकर जैसे गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, छुपे हुए उस देवेंद्र कुमार वर्मा ने सबसे पहले तमंचे से गोली चलाई और तमंचे से सिर्फ एक ही गोली चल सकती है। उसके बाद उसने पिस्टल निकाली और पिस्टल से उसने लगातार जो गोली चलाई है, 2 गोली पेट में लग जाती है, 1 गोली हाथ में लग जाती है, 1 मिस फायर हो जाता है और 1 गोली गर्दन को पार करती हुई बाहर निकल जाती है और इंस्पेक्टर साहब बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो जाते हैं क्योंकि जो गाड़ी में सोई हुई है उसकी बहन, वो बीमार थी सचमुच और उसको पूरा भरोसा था कि दोनों बहन भाइयों ने मिलकर यह काम किया है। जब 65 सेकंड के वक्त आगे बीत जाता है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पड़ोस के कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, वहां कैमरे नहीं लगे हुए थे। इसके बाद बहन आती है, बहन ने अपनी भाई को अच्छी तरह से देख लिया था और वहां से जब भाई भागता है तब वो शोर मचाती है कि हाँ वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया होगा। काश कि वो जैसे साइकिल पर जा रहा था वैसे ही जाता रहता, अपना हुलिया नहीं बदलता और सीसीटीवी कैमरे में ये कैद नहीं होता तो इस घटनाक्रम के खुलासे में बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन जैसे ही इस महिला यानी कि भावना सिंह की वीडियो अगले दिन सोशल मीडिया पर आती है, मीडिया में आती है, जब पत्रकार सवाल करते हैं तो ये महिला रो जरूर रही थी लेकिन इसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कमेंट करने शुरू कर दिए थे कि इस महिला पर भी नजर रखी जाए, हो सकता है कि ये महिला ही निकले, और वो महिला ही निकली। उस महिला ने साफ साफ कहा कि श्रृंगार नगर में उनका एक घर है, वहां पर कई लड़कियां रहती हैं और कई लड़कियों के साथ उसके पति के नाजायज संबंध हैं। एक दिन एक लड़की घर में आती है और जब घर में आती है तो उसकी बेटी ने उस लड़की को, यानी कि वो वैश्या थी, उसको अपने पति के साथ देखा। तब मम्मी से बताया कि मम्मी ऐसे से पापा किसी लड़की के साथ थे और यही बात बिगड़ती चली जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है कि उस इंस्पेक्टर के महिलाओं के साथ नाजायज संबंध थे या नहीं थे, अभी पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन बहन और भाई ने जिस तरह से मिलकर उस इंस्पेक्टर की हत्या की वो वाकई अपना आप में बड़ी खतरनाक बात है और इन लोगों को पुलिस ने सजा दिलाने के लिए जो सबूत हैं वो पूरी तरह से इकट्ठे कर लिए हैं। वो तमंचा भी बरामद कर लिया, साइकिल भी बरामद कर ली है, जो कपड़े पहने थे वो भी बरामद कर लिए हैं, जो जूते व्हाइट कलर के पहने हुए थे जिन्हें काले रंग दे दिया गया था वो भी बरामद कर लिए हैं, जितना सामान था सबके सब बरामद कर लिया है। बहन और भाई को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया कि इन पुलिस वालों को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और जब 25,000 रुपए के इनाम की राशि को मैंने 37 पुलिस वालों में डिवाइड किया, बांटा, तो पता चला कि 675 रुपए 67 पैसे अगर बराबर बराबर बांटते हैं, यदि कैटेगरी के हिसाब से बांटते हैं तो इंस्पेक्टर के हिस्से में कुछ ज्यादा पैसे आएंगे और सब इंस्पेक्टर के हिस्से में कुछ कम पैसे आएंगे और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांस्टेबल के हिस्से में कितने पैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे इस बात का पता नहीं। लेकिन मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, मैंने इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि इंस्पेक्टर साहब इस पैसे का क्या होता है, तो इंस्पेक्टर साहब कहने लगते हैं कि इस पैसे से मिले ना मिले लेकिन रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाता है और तुम्हारी वाहवाही होती है, आगे प्रमोशन होने में बड़ी सफलता मिलती है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इनको प्रमोशन मिले, इनकी तरक्की हो, या आगे बढ़े और इनाम की राशि मिले ना मिले वो सरकार के हिस्से में। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।